आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरदोई से खबर है, जहां 5 घरों में भीषण आग लगी है और आग से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और पूरे इलाके में जब आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के कटरी बिलहुई का यह मामला। तस्वीर देख के समझा जा सकता है कि आग कितनी विकराल थी और देखते ही देखते एक चिंगारी ने आग का विकराल रूप ले लिया। तो 5 लाख रुपए का इस आग में नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और देखते ही देखते एक छोटी सी चिंगारी ने आग का विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई उस वक्त जब यह आग लगी। और दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश यहां पे की गई, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि इस पे काबू पाना मुश्किल हो रहा था, ग्रामीणों के लिए भी और दमकल विभाग के लिए भी। 5 घरों में आग लगी। बताया जा रहा है कि साथ साथ ये जो आग थी वो फैलती गई, एक के बाद एक घर को इसने चपेट में लिया। लाखों का नुकसान इसमें हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। आशीष हरदोई से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, अभी क्या अपडेट है इस आग को लेकर? क्या इस पे काबू पा लिया गया? देखिए, आपको बताते हैं पूरा मामला हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली का है, जहां पर जो आग है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। 5 घरों में भीषण आग लगी है। 5 घरों में गृहस्थी की जो जलकर राख हुई है। करीब 5 लाख का अंदाजा लगाया जा रहा है नुकसान हुआ है। और जो दमकल कर्मी थे गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। हालांकि जो नुकसान हुआ है उसको लेकर राजस्व कर्मी पहुंच गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लाखों का नुकसान इस आग में हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। और खबर नोएडा से है, जहां चलती कार में आग लग गई और कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग से कार जो है वो जलकर खाक हो गई। सेक्टर 121 के पास कार में भीषण आग लगी और कार में आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र का यह मामला, जहां बीच सड़क पे कार आग के गोले में तब्दील हो गई और चंद मिनट में पूरी आग जो थी वो कार को अपनी चपेट में ले चुकी थी। तो ये कार आग की चपेट में आ गई और जो लोग इसमें सवार थे, जो ड्राइवर था, उसने वक्त रहते निकल के इससे अपनी जान बचाई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला और देखते ही देखते चंद मिनटों में ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। तो चलती कार में आग लगी और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सेक्टर 121 के पास यह हादसा हुआ। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र का यह मामला, जहां बीच सड़क पे चलती कार में अचानक आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और चंद मिनट में यह कार पूरी तरह जल के राख हो गई। और थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन होंगे बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गोरखपुर पहुंच सकते हैं और हरिशंकर तिवारी के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सकते हैं। बड़हलगंज में सरयू नदी के किनारे बने मुक्ति पथ पर होगा अंतिम संस्कार। कल देर शाम गोरखपुर स्थित तिवारी हाता में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पे उमड़े हैं। तो कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन होंगे और उससे पहले हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो कल शाम उन्होंने आखिरी सांस ली थी और उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर, चूंकि हर दल के साथ उनके संबंध रहे और चाहे सपा की बात हो, बसपा की बात हो या बीजेपी की बात हो, हर सरकार में वो मंत्री रहे। ब्राह्मण चेहरे के तौर पे भी उनको देखा गया
गोरखपुर के चिल्लूपुर में हुआ था हरिशंकर तिवारी का जन्म। कई बार कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं, कैबिनेट में उन्होंने जगह बनाई कई बार। पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में उनका नाम शुमार। 1985 में जेल में रह के गोरखपुर की चिल्लूपार से उन्होंने चुनाव लड़ा और हरिशंकर ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़कर जीत भी दर्ज की और जेल से चुनाव जीतने वाले प्रदेश के वो पहले विधायक बने थे। तो हरिशंकर को यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में भी जाना जाता था और 1998 में कल्याण सिंह की सरकार में हरिशंकर तिवारी मंत्री बने। तो एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच हरिशंकर तिवारी के हाथा से प्रदेश की सियासत तय होती थी। जिस हरिशंकर तिवारी के हाथा से प्रदेश की सियासत तय होती थी वो दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के पहले बाहुबली नेता के रूप में विख्यात हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में ही अंतिम सांस ली। हरिशंकर तिवारी यूपी के पहले ऐसे माफिया डॉन थे जो माननीय बने। उनके कद का ऐसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमएलए बनने के बाद सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मंत्री वो जरूर बनते थे। बीजेपी, सपा, बसपा सभी ने अपनी सरकार में हरिशंकर तिवारी को मंत्री बनाया। हरिशंकर तिवारी का जन्म चिल्लूपार में हुआ था। उन्होंने पहली बार 1985 में जेल में रहकर गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हरिशंकर तिवारी ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। जेल से जीतने वाले प्रदेश के वो पहले विधायक बने। हरिशंकर तिवारी को यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में जाना जाता था। 1998 में हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। हरिशंकर तिवारी राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। वो मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। एक जमाने में हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों की राजनीति के धुरी थे। हरिशंकर तिवारी की विरासत उनके दो बेटे संभाल रहे हैं। बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी खलीलाबाद से सांसद रह चुके हैं, जबकि छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से विधायक रह चुके हैं। हरिशंकर तिवारी ने 1984 से 2007 तक चिल्लूपार से विधायक रहे। अब चिल्लूपार सीट से उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चुनाव लड़ते हैं। पिता के निधन पर विनय शंकर तिवारी बेहद दुखी हैं। हरिशंकर तिवारी के निधन से यूपी की सियासत में शोक की लहर है। सभी नेता हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार कई बार विधायक रहे। स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का जो आकस्मिक निधन हुआ है वो बहुत ही दुखद है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची और उसके लिए हमेशा वो याद किए जाएंगे। उनके निधन पर हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, चूंकि अब से कुछ देर में वो पंचतत्व में विलीन होंगे, आंखों देखा हाल बताएं, कौन कौन दिग्गज वहां पे पहुंचे, किस तरह का भी आप वहां पे नजारा देख पा रहे हैं? पंचतत्व में विलीन होंगे। खासतौर से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यह चंदन की लकड़ी सजी पार्थिव और खास तौर से उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उनके इस यात्रा में दूर दराज ही नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी
पहुंच रहे हैं। खास तौर से इनके उनकी जो पार्थिव शरीर गोरखपुर धर्मशाला बाजार से उनके तिवारी हाथे से निकल करके निकली है, सुबह 9 बजे की निकली है, लेकिन अभी तक उनके प्रशंसकों की, उनके शुभचिंतकों की जगह जगह पर भीड़, वो अंतिम दर्शन करते और श्रद्धांजलि देते अभी तक वो गगहा में पहुंची है। अभी यहाँ से कम 22 किलोमीटर दूरी पर उनकी पार्थिव शरीर है और धीरे धीरे शोभा यात्रा बढ़ती आगे की तरफ चली आ रही है। यही नहीं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। किस व्यक्तित्व के धनी थे, क्या थे, उनका विचार कैसा था? पंडित हरिशंकर तिवारी के व्यक्तित्व का कोई पैमाना नहीं है जिसे आंका जा सकता है। जो भी व्यक्ति उनके पास आया, अपनी व्यथा सुनाया, यथासंभव उन्होंने हर सबकी मदद की और वो एक अपनी अलग पहचान बना करके लोगों के अति प्रिय थे और लोग उनके भी अति प्रिय थे। इन लोगों का मानना है कि आज जिस तरीके से उनकी खबर मिली है लोगों को कि वो अब नहीं रहे, तो कि सभी दलों का ताका टूटा है। किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह की लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कब तक यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, पंडित हरिशंकर तिवारी जी किसी दलगत राजनीति से कभी भी वो प्रेरित नहीं थे। किसी भी दल में थे और किसी भी दल का व्यक्ति आया, उन्होंने हर व्यक्ति की मदद की। यहाँ तक कि जब ब्रजेश पाठक बसपा से लड़ रहे थे तो उनका चुनाव प्रचार करने, सपा में होते हुए, मंत्री होते हुए भी उन्नाव से जाके उन्होंने मदद किया था उनकी। वो किसी दल से नहीं प्रेरित थे। यानी सभी दल के लोग इनके अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज जो है दलीय स्तर टूट चुका है। आज किसी दल की बात नहीं है, सभी दलों के लोग उनको अपना अगुआ नेता मानते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लोगों का हुजूम उजड़ पड़ा है। जो जहां सुना है, जिस स्थिति में रहा है, तुरंत बारात छोड़ के लोग भगे। कल रात में इतनी भीड़ थी, रात को इतनी टाइम तक लोगों ने अपनी शादियां छोड़ दी। अभी आपने देखा कि जिस तरह से एक जाने माने चेहरे से हम बात कर रहे थे, उन्होंने पूरी बात बताई कि किस तरह से जो है कि लोगों से प्रेम करते थे और लोगों से अपना संबंध बरकरार रखते थे, चाहे वो किसी दलीय का हो। ये अभी ओम प्रकाश दुबे हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे और वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं इधर दक्षिणांचल में। इनसे हम बात कर रहे थे, ये जहां उनकी पंचतत्व में विलीन होंगे, जहां की चंदन की लकड़ी सजा करके रखी गई है, उनको पंचतत्व में विलीन करने के लिए उस स्थल पर पहुंचे और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुबह 9 बजे से उनका शव यात्रा गोरखपुर धर्मशाला बाजार से निकल करके बड़हलगंज मुक्ति पथ के लिए रवाना हुआ है, लेकिन जगह जगह पर उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले और उनसे मिलने वालों की जो भीड़ है, वह भीड़ धीरे धीरे करके हर चौराहे पर, हर जगहों पर 15 से 20 मिनट रुक रहे हैं और लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका काफिला धीरे धीरे मुक्ति पथ की तरफ बढ़ रहा है। अब बाहुबली, जिसे हम बाहुबली कहते थे, पूरे प्रदेश के बाहुबली कहे जाते थे पंडित हरिशंकर तिवारी, अब वो अपने बीच में नहीं रहे, उनकी शरीर नहीं रही, लेकिन उनका नाम हर व्यक्ति के जुबा पर हमेशा रहेगा। यही नहीं, जिस समय वो जेल में रह करके विधायक बने और लोग, जनता ने उनको अपना प्यार दिया, खास तौर से वह प्रदेश के पहले ऐसे नेता बने जिन्हें जेल में रहते हुए जनता ने उनको बिना प्रचार प्रसार किए उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुना था। तो खास तौर से हरिशंकर तिवारी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, एक ऐसे लोगों की बात रखते थे, जो भी उनके पास जाता था उनकी समस्या सुनते थे और काफी उनकी समस्याओं को निदान करने की बात करते थे। अभी जैसे नेता ओम प्रकाश दुबे ने बताया कि ब्रजेश पाठक जब बसपा से चुनाव लड़े थे तो उस दौरान भी वो सपा में रहते हुए भी वो बसपा का प्रचार करने के लिए वहां गए थे। तो खास तौर से मिलनसार व्यक्ति थे और जो भी सर्वदलीय के प्रेमी थे। किसी की भी सरकार हो, सबके सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और खास तौर से आपको बताना चाहेंगे कि पूर्वांचल में अपनी अपनी समस्या लेकर के उनके पास लोग जाते थे और सबकी समस्या, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो, सबकी समस्याओं का निस्तारण हो करने के भरपूर प्रयास करते थे और करते भी। इसीलिए तो कल शाम को जैसे ही उनकी सूचना मिली कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, लोगों का तांता, हजारों की भीड़
उनके इस निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर पहुंची। और आज गोरखपुर सुबह से 9 बजे से जब से काफिला निकला, उनका शव यात्रा निकली है, उस शव यात्रा के पीछे पीछे लोग चलते मुक्ति पथ की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हरेंद्र, अभी कितना और वक्त लगेगा? पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा, कब तक अंतिम संस्कार का वक्त निर्धारित है? कितना वक्त लग सकता है? और चूंकि उनका सभी सरकारों में उनका अच्छा खासा तालमेल उनके साथ रहा, नेताओं के साथ रहा, चाहे सपा की बात हो, बसपा की बात हो, बीजेपी की बात हो, हर सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे। कौन कौन दिग्गज यहाँ पहुंचे? अभी कितना वक्त लगेगा? देखिए, अभी वक्त की 4 बजे का टाइम यहाँ था, लेकिन हम अपने अनुमान से बता रहे हैं कि कम से कम 5:30-6 बजे उनकी पार्थिव शरीर इस मुक्ति पथ पर पहुंचेगी, क्योंकि अभी रास्ते में अभी गगहा में 22 किलोमीटर दूर है। और दूसरी चीज, वहां से जैसे निकलेंगे साऊ खोर से वो पहुंचेंगे अपने पैतृक आवास पहुंचेंगे, और पैतृक आवास में गांव का जो हर नागरिक है उनके दरवाजे पर दस्तक दिया है और वहां अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद वहां से उनका पार्थिव शरीर निकलेगा बड़हलगंज के लिए, तो हाटा आएगा। हाटा के बाद कई ऐसे चौराहे हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जो उनकी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठा हैं, और रोकते हुए उनकी पार्थिव शरीर मुक्ति पथ पर पहुंचेगी। तो कम से कम 5:30 या 6 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर मुक्ति पथ पर पहुंचेगा। उसके बाद अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन उनकी विदाई में बड़े पैमाने पर चिल्लू पार की जनता सहित पूर्वांचल के अनेक जिलों की जनता उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए मुक्ति पथ की तरफ बढ़ रही है। हरेंद्र, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेल में रहते हुए वो विधायक चुने गए थे, और पहले विधायक ऐसे बने थे जो जेल से चुनाव जीते। उसके बाद उनका राजनीतिक सफर लंबा चला, और अभी की अगर बात करें तो ये एक अपनापन था लोगों के बीच उनका, जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनको विदाई देने के लिए आ रहे हैं। जिनके लिए वो तत्पर थे, जिनकी समस्याओं को सुनने का काम किया, चाहे वो किसी जात के हो, किसी धर्म हो, किसी वर्ग के हो, किसी दल के हो, सभी आज उनके साथ चलने के लिए एकजुट। अब सोच लीजिए, 65 किलोमीटर दूर जनता चल के बड़हलगंज पहुंच रही है। ये मामूली बात नहीं है। आज के जमाने में कोई 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलता, 5 किलोमीटर शव यात्रा में शामिल नहीं होता, लेकिन आज 65 किलोमीटर लोग अपने साधन से, अपने स्वतः, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी के कहने पर, स्वतः उनका प्रेम ऐसा था कि उनके प्रेम में अभिभूत होकर के उनके साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नम आंखों से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं मसीहा थे। ये पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मसीहा थे। एक ऐसे गौरवान्वित व्यक्ति थे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी। ठीक है हरेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां नोएडा एसओजी ने ड्रग्स लैब का भांडाफोड़ किया है और स्वाट टीम ने 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। स्वाट टीम ने बरामद की है 300 करोड़ की ड्रग्स। सूरजपुर के इस मकान में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और विदेशी नागरिक ये फैक्ट्री चला रहे थे। ग्रेटर नोएडा से विदेशों में भी ड्रग्स की सप्लाई होती थी और पहली बार यूपी पुलिस के हाथ लगी है ड्रग्स की बड़ी खेप। इनपुट के बाद कार्रवाई की गई और डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने यह कार्रवाई की है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी घर से ड्रग्स का जो पूरा गोरख धंधा है वो चलता था और कई नाइजीरियन मुल्क के नागरिकों को भी आज गिरफ्तार किया था। तो स्वाट टीम ने 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। तो नोएडा एसओजी ने ड्रग्स लैब का भंडाफोड़ किया है और स्वाट टीम ने 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद किया इनके पास से। और सूरजपुर के इस मकान में ही ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पे। ये वही घर है जहां पे बड़े पैमाने पे कहा यह जा रहा है कि विदेशों तक में ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था यहीं से। और सूरजपुर के इस मकान में ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी और विदेशी नागरिक इस फैक्ट्री को चला रहे थे। ग्रेटर नोएडा से विदेशों में भी ड्रग्स की सप्लाई होती थी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, नोएडा एसओजी ने बड़ी एक ड्रग्स का जो लैब है उसका भांडाफोड़ किया, 9 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, और ये बहुत बड़ी बात है कि यहां से विदेशों तक में ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था।
तो मेरी आवाज निशांत तक नहीं पहुंच पा रही, हम फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो उनसे और वो विस्तार से बता पाए इस मामले को लेकर। निशांत हमारे साथ एक बार फिर जुड़े। निशांत, अगर आवाज मिल रही है आपको तो ये बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ा जो यहाँ पे ड्रग्स का एक गिरोह है उसका खुलासा हुआ है जहां विदेशों तक में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। देखिए, प्रदेश में पहली ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जिस तरीके से नोएडा कमिश्नरेट पुलिस के हाथ लगी है। हालांकि इस पूरी जो इस खुलासे को जो डीसीपी ग्रेटर नोएडा थे साद मियां खान, उनकी टीम इसको लीड कर रही थी और जिसके दौरान में सूरजपुर क्षेत्र में ये एक फैक्ट्री चल रही थी, एक मकान के अंदर ड्रग्स का ये पूरा कारखाना चलाया जा रहा था। हालांकि यहाँ से 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग जो बताई जा रही है, जो उसकी कीमत बताई जा रही है 300 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक बड़ी खेप चलाई जा रही थी और ये जो खेप है वो कहीं ना कहीं विदेशों में भी सप्लाई करने का काम किया जा रहा था इन विदेशी नागरिकों द्वारा। और अब जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी नोएडा कमिश्नरेट पुलिस के हाथ लगी है। हालांकि इस पूरे मामले को लीड जो है यहाँ की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद लीड कर रही थी। उसके बाद जो डीसीपी ग्रेटर नोएडा जो है उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 9 विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार किए इस मामले में, कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और कब से यहाँ पे ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा करेंगी। हालांकि 9 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय है वो 4 बजे रखा गया है। 4 बजे इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया निशांत जानकारी के लिए। और पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहे और नोएडा समेत पश्चिमी यूपी में हारी हुई सीटों पर मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद है। निकाय चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई थी उसकी समीक्षा की जा रही है। तो नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की यह बड़ी बैठक है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहे। नोएडा समेत पश्चिमी यूपी में जिन सीटों को हारा निकाय में, उसको लेकर अब मंथन किया जा रहा है। क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, वहां पे टारगेट 80 में से 80 सीटों का है, लेकिन कई ऐसे सांसद, कई ऐसे मंत्री जिनके क्षेत्र में निकाय चुनाव में बीजेपी की हार हुई, उसको लेकर अब मंथन किया जा रहा है कि उसके क्या कारण रहे, क्या कमियां रही, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, उन्हें कैसे और बेहतर किया जा सकता है और कैसे आने वाले चुनाव में इस कमी के जरिए कहीं हार ना हो, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो इस बैठक में प्रदेश प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी भी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ ही कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में मौजूद, जो मंथन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद हैं। नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों को बीजेपी हारी निकाय चुनाव में, अब उसको लेकर मंथन किया जा रहा है कि वहां पे हार के कारण क्या थे। इस बैठक में सांसद हैं, विधायक हैं, कई बड़े नेता हैं बीजेपी के, प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पहुंचे हैं और हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो निकाय चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई हो, लेकिन 17 के 17 नगर निगम भले ही वो जीत गए, लेकिन निकाय में कई जगह ऐसी भी थी जहां पे बीजेपी की हार हुई थी। अब उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।